आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी में कौन कौन सी ऐसी डाटा टाइप्स हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो डाटा टाइप है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होती है सी में, वो है इंटीजर की डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप में आपके पास नॉर्मल इंटीजर्स ऐसे हैं जिनके अंदर मतलब कि डेसिमल पॉइंट नहीं आता, उनको आप जो है इंटीजर डाटा टाइप में स्टोर करवाते हैं। सेकंड आपके पास है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। इसमें आप वो वाले नंबर स्टोर करवाते हैं जिनके अंदर के डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, जैसे 17.6 हो गया, पाई की वैल्यू हो गई 3.14, इस तरह के नंबर्स आप फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप में स्टोर करवाते हैं। और लास्टली आपके पास है कैरेक्टर डाटा टाइप्स, जिसके अंदर आप ना कैरेक्टर वैल्यूज जो है ना, जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं आपके, वो स्टोर कराते हैं और फिर इन्हीं कैरेक्टर डाटा टाइप को आप एक्सटेंड करके आगे स्ट्रिंग की डाटा टाइप बनाते हैं। इसमें एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको मिला के आप कहते हैं कि एक वर्ड बन जाता है, या फिर आप सी की ज़ुबान में अगर आप कहें तो आप कहेंगे कि एक स्ट्रिंग बन जाती है। अब इन्हीं सारे डेटा टाइप्स को हम एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन सारे डेटा टाइप्स की डिटेल देखना शुरू करें, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सी में जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो वेरिएबल डिक्लेयर किस तरीके से होता है। तो जब भी आप एक वेरिएबल को सी में डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको चाहिए होगी उसमें डिक्लेयर करने के लिए, वो है कि उस वेरिएबल का नाम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए ये नोन होना बड़ा ज़रूरी है कि भाई वेरिएबल का नाम आप क्या रख रहे हैं। और वेरिएबल का नाम आप यूजली इसी तरह से रखेंगे जो कि बाद में आपके लिए बेनिफिशियल भी हो। मतलब कि रखने के लिए तो आप वैसे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप ऐसा कोई नाम रखें जो कि लेटर ऑन जब आप उसको पढ़ें तो आपको पता भी लग जाए कि आप उस वेरिएबल नेम में कहना क्या चाह रहे थे। तो सपोज अगर मैं 4 नंबर्स की एवरेज ले रहा हूँ और एक वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ, तो जो वेरिएबल का नाम मैं रखूंगा, मुझे चाहिए कि मैं उसका नाम एवरेज रख दूं, या सपोज मैं इसका नाम AVG रख लेता हूँ। इस सेकंड वाली चीज़ है हमारे पास टाइप स्पेसिफायर। टाइप स्पेसिफायर ये होता है कि आपने अगर कोई भी एक वेरिएबल बनाया है, अब वो किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब आपने ये बताना होगा उस वेरिएबल के लिए कि ये अब स्पेसिफिकली किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा इसमें। तो अगर आप नॉर्मली अगर आप 3 टाइप्स में अगर इसको डिवाइड करें और देखें कि भाई आपके पास कौन-कौन से डाटा होंगे, तो एक आपके पास हमने पहले भी देखा था कि भाई इंटीजर टाइप का डाटा होगा। इसके अंदर आप ऐसे नंबर स्टोर करवाएँगे जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आता, जैसे 10 हो गया, 30 हो गया, -50 हो गया, इस तरह के नंबर्स। सेकंड आपके पास होगा फ्लोट टाइप का डाटा। फ्लोट टाइप का डाटा वो होगा जिसके अंदर के डेसिमल पॉइंट्स आते हैं, जैसे अगर पाई की वैल्यू आप स्टोर करवा रहे हैं तो 3.14। इसी तरह कोई और जो है ना फ्रैक्शन की फॉर्म में डिवाइड करके बाद में स्टोर करवाएंगे तो वो ये बाद में बन जाएगी पॉइंट्स में ही, जैसे आप कहते हैं कि 0.75 या -15.80, इस तरह के नंबर्स। और तीसरी वाला जो टाइप स्पेसिफायर है वो हो सकता है कैरेक्टर का, जिसमें आप कोई कैरेक्टर स्टोर कराएंगे, जैसे कि MCQ आपने बनाया और उसकी एक चॉइस है, तो आप कहते हैं कि उसमें एक चॉइस आपने स्टोर करानी है ए, या कोई कैरेक्टर हो सकता है जी, इधर आप कर लें ई का, इस तरह का कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये वाले हमारे पास होंगे टाइप स्पेसिफायर तीनों। ये हमने तीनों देख लिए। अब लास्ट जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है टाइप क्वालिफायर। टाइप क्वालिफायर में आप ये बताते हैं कि आपका जो वेरिएबल अभी आपने बनाया था, आप इसको मेमोरी में कितनी और किस किस्म की जगह देना चाह रहे हैं। मतलब कि लेट्स सपोज कि आप एक सादा इंटीजर बनाते हैं, तो उस इंटीजर को वैसे तो वो खुद ही साइन ले लेगा, वो हम देखते हैं अभी कि साइन या अनसाइंड इंट क्या होते हैं। तो उसको वो कहेगा कि भाई इसके अंदर जो वैल्यू है वो 32768, जो कि नेगेटिव है, से लेके 32767 तक स्टोर हो सकती है। लेकिन आप चाहते थे कि आप इस इंटीजर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं, तो आप उसको चाहते होंगे कि भाई अगर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करानी है तो आपकी रेंज भी बढ़ जाएगी। तो आप 0 से लेके 65535 तक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ें जो कि जिसमें कि आप ये बताएंगे कि आपके वेरिएबल किस किस्म के डाटा को स्टोर करेगा और मेमोरी में उसको किस किस्म से के डाटा कितना आपको रखना चाह रहे हैं आप, ये आप टाइप क्वालिफायर में बताएंगे। तो इसको भी आगे हम डिटेल से देखते हैं। तो टाइप क्वालिफायर में यूजली जो आप वैसे यूज़ कर रहे होंगे, उसमें हमारे पास आ जाएगा कि भाई ये चीज़ लॉन्ग है, शॉर्ट है, साइंड है, या अनसाइंड है, या फिर इन्हीं सारों की कम्बिनेशन होगी, जैसे लॉन्ग अनसाइंड, शॉर्ट अनसाइंड, या लॉन्ग साइंड, इस तरह के जो है ना हमारे पास इन्हीं की कम्बिनेशन आ रही होगी। तो इन्हीं को भी अब आगे देखते हैं, तो एक एक करके अब आगे चलते जाते हैं। तो पहले हमारे पास आ जाती है कि इंटीजर की डाटा टाइप। अब इंटीजर की जो डाटा टाइप है, इसमें जब भी सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जैसे भी पहले देखा था कि जो सिंटेक्स था उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हम अगर नॉर्मली एक इंटीजर में बनाना चाहता हूँ, मसलन कि मैं एवरेज की जैसे मिसाल ले लेता हूँ या सम की मैं मिसाल लेता हूँ, अगर मैं 4 नंबर्स का सम कर रहा हूँ और उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा। तो मैं एक सबसे पहले उसके लिए मैं अगर टाइप
हमने ये देखा था कि भाई टाइप क्वालिफायर बताना जरूरी नहीं है लेकिन स्पेसिफायर बताना जरूरी है। तो स्पेसिफायर मैं सबसे पहले बता दूंगा, जो कि मैं कहूंगा कि ये इंटीजर है, इसके इस टाइप का स्पेसिफायर है इंट। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि मैं एक इंटीजर डिक्लेयर करने लगा हूँ। सेकेंडली अब मुझे ये बताना जरूरी है कि इसका नाम क्या है। तो मैं इसका नाम जो है लिख देता हूँ कि आगे इसका नाम मैं लिख दिया सम, और इसके बाद मैं ये टर्मिनेटर लगाऊंगा सेमी कॉलन का, जिससे अब कंप्यूटर जब कंपाइलर जब इसको पढ़ेगा तो उसको ये पता चल जाएगा यहाँ को देख के कि अच्छा एक इंटीजर डिक्लेयर हुआ है, दूसरी जगह देख के कि अच्छा सम का जो है ना उसका नाम रखना है। तो इसके साथ अब जब जैसे ही ये स्टेटमेंट वो पढ़ लेगा तो मेमोरी में सम के वेरिएबल को एक जगह दे देगा। तो इससे होगा कि जब भी अब आप सम के अंदर कोई चेंज करेंगे, कोई वैल्यू स्टोर कराएंगे, तो डायरेक्टली मेमोरी में जाके वो वहां पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब आपको ये चीज पता होना सी में बड़ी जरूरी है कि सी में जितने भी डेटा टाइप्स, जितने भी वेरिएबल्स आप बनाते हैं, उन सारों को लेटर ऑन यूज करने के लिए उनकी डिक्लेरेशन पहले जरूरी है। मतलब कि अगर मैं बाद में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सेम की वैल्यू है वो ए प्लस बी प्लस सी होगी, इसके लिए ये जरूरी है कि मैंने ऊपर यहाँ पे एंड सम डिक्लेयर किया हो। ठीक है, और सम को अब इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं कि चलो वो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इन वाले वेरिएबल्स को ए बी और सी को इनिशियलाइज होना चाहिए पहले से। और सम जो है इसको एटलीस्ट डिक्लेयर्ड होना चाहिए कि सी की डाटा टाइप को ये पता हो, सी को या कंपाइलर को ये पता हो कि एक वेरिएबल सम एग्जिस्ट करता है जिसके लिए उसने एक मेमोरी स्पेस रखी हुई है, जिसमें उसने जाके ए बी और सी को सम करके उसकी वैल्यू स्टोर करा देनी है। अच्छा, अगर अब आप ये देख लें कि भाई अगर मैंने मल्टीपल वेरिएबल्स जो है इकट्ठे एक ही लाइन में डिक्लेयर करना चाहूँ तो वो भी हो सकता है। तो वो भी बिल्कुल हो सकता है। आप करेंगे इसी तरह कि आप सबसे पहले जो कि है उसकी टाइप बता देंगे। तो मैं बताता हूँ कि भाई उसकी टाइप जो कि है वो इंटीजर है। और अब आगे जितने वेरिएबल्स करने हैं, वैसे मैं तीन चार वेरिएबल्स अगर करता हूँ कि ए बी सी और सम, कुछ इन्हीं में से किसी दो का सम सपोज, और किसी दो का मैं प्रोडक्ट भी करूँगा बाद में। तो इस तरह करके मैं मल्टीपल इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर ली हैं। तो ये सारे के सारे अब डिक्लेयर हो गए हैं, ए बी सी सम प्रोडक्ट, इन सारों को सेपरेट मेमोरी लोकेशंस जो हैं कंपाइलर असाइन कर देगा जब वो इस लाइन को पढ़ेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कोई अगर मैंने साथ ही टाइप क्वालिफायर की जैसे हमने बात की थी कि टाइप क्वालिफायर लगाना हो तो हम वो किस तरीके से लिखेंगे। तो एक मैं टाइप क्वालिफायर, पहले तो दो चीज़ें हैं कि साइंड और अनसाइंड, ये देख लेते हैं, और उसके बाद हम शॉर्ट और लॉन्ग को देख लेंगे। तो साइंड और अनसाइंड ये है कि यूजुअली जब भी मेमोरी में आप किसी भी नंबर को स्टोर करवाते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो यही अज्यूम करता है कि उस नंबर को आप कह रहे हैं कि वो साइंड है। ठीक है, अब जब कोई नंबर साइंड होता है ना, तो उसकी जो रेंज है ना, जो पॉजिटिव वैल्यूज में मैक्सिमम नंबर वो स्टोर करवा सकता है वो कम हो जाती है इस वजह से, क्योंकि ऑलमोस्ट उतनी वैल्यूज वो नेगेटिव वाली साइड पे भी स्टोर करने के लिए उसने जगह रखी होती है। और अगर जैसे हमारे पास अगर एक 16 बिट्स का नंबर होगा ना, तो 16 बिट्स के नंबर्स में से 15 बिट्स जो के हैं वो उसको दे देगा डाटा को स्टोर करने के लिए, मतलब कि उसकी आगे जो नंबर है उसको स्टोर करने के लिए। और उसमें से एक बिट ऐसी होगी जो कि वो साइन के लिए यूज करेगा। जब वो एक बिट साइन के लिए यूज करता है तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कम हो जाती हैं, इसलिए उसकी वैल्यू भी छोटी हो जाती है। तो अगर हमें ये पता है कि कोई वेरिएबल ऐसा है कि जिसमें हम कहते हैं कि इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही स्टोर होनी है और आप कोई बड़ी वैल्यूज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें आएंगी, तो रिकमेंडेड यही है कि आप उसको अनसाइंड डिक्लेयर करके फिर आगे वेरिएबल लिखें। और अगर आपको ये पता है कि भाई एक वेरिएबल है उसमें पॉजिटिव वैल्यूज ने भी आना है, नेगेटिव वैल्यूज ने भी आना है, फिर आप जो है उसको साइंड के साथ लिखेंगे। तो अगर मैंने सपोज एक काउंटर है मेरे पास जो कि बस इंक्रीमेंट होता है, जीरो से शुरू होता है और आगे इंक्रीमेंट मैं करता जा रहा हूँ उसको, तो उसको मुझे डेफिनेटली पता है कि उसने जीरो से आगे ही जाना है, तो मैं उसको इस तरीके से डिक्लेयर कर सकता हूँ कि मैं लिख लूँ कि भाई अनसाइंड। तो कि मैंने बता दी इसकी टाइप क्वालिफायर कि ये साइन इसमें नहीं आएगा कभी भी, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और आगे मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ कि ये एक इंटीजर है, और अब इसका मैं नाम लिख देता हूँ कि भाई काउंटर के नाम से या काउंट के नाम से, जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया साइंड और अनसाइंड। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट और लॉन्ग। अब नॉर्मली अगर आप कभी भी ये नहीं लिखेंगे ना कि आप कौन से वाले ये उसको डिक्लेयर कर रहे हैं नंबर को, तो वो समझेगा कि आप एक ना शॉर्ट साइंड इंट जो है ना उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये बता दूं कि हमने जो है ना कोई बड़ा नंबर स्टोर करवाना है, तो हमें उसके लिए फिर लॉन्ग साथ उसके लिखना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि लॉन्ग, और उसके बाद जो है हम लिखेंगे कि इंटीजर, और फिर मैं लिखूंगा कि जो वेरिएबल का मेरा नाम है, ऐसे कि अगेन हम सम की एग्जांपल लेते हैं कि इसमें सम होने वेरिएबल्स को बहुत बड़े बड़े नंबर्स सम होने हैं, तो उसके एंड पे इस तरह का कोई हमें चाहिए होगा वेरिएबल जिसके अंदर के लॉन्ग मेमोरी की जगह हो। अब वही वो हम सारी देखते हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट में कितनी कितनी बाइट्स
का डाटा स्टोर हो सकता है, और किस हिसाब से इसमें हम कहते हैं कि भाई ये वाला जो है इसमें वो थोड़ा डाटा आएगा और ये वाला जो है इसमें ज़्यादा डाटा आएगा, इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वो क्या रेंजेस है जिसके अंदर जो है ना वो डाटा स्टोर होता है। तो ये एक टेबल है जो कि ये दिखा रहा है कि भाई वेरिएबल को जब आप डिक्लेयर करेंगे उसमें कितना डाटा स्टोर हो सकता है। तो अगर आप इंटीजर एक डिक्लेयर करते हैं नॉर्मली, मतलब कि आप उसको सिर्फ इंट खुद लिख दें, या फिर आप साइन इंट लिख दें, या फिर आप शॉर्ट इंट लिख दें, या फिर शॉर्ट साइन इंट लिख दें, क्योंकि ये सारे होंगे तो एक ही, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप वो टाइप क्वालिफायर के साथ बताएं तो आप कहेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इंट लिखते हैं ना तो कंपाइलर उसको समझता है कि आपने लिखा है शॉर्ट साइंड इंट। ठीक है, तो ये जो है ना ये हमारा पहले वाला है। अब इसके ऊपर अब हम देखते हैं कि इसमें जो है वो कितनी बाइटें होती हैं। अब हमें ये तो नोन है कि भाई इंटीजर जो होता है उसमें 2 बाइट्स होती हैं, ठीक है। अब 2 बाइट्स हैं तो उसकी रेंज की वैल्यू एक मैंने यहाँ पे आगे लिख दी हुई है कि भाई ये वाली वैल्यूज आती है उसकी रेंज की, कि यहाँ से यहाँ तक ये नंबर स्टोर कर सकता है। ये भी हम देखेंगे कि ये किस तरीके से निकली हुई है रेंज। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अगर हमारे पास लॉन्ग इंट है, ठीक है, लॉन्ग इंट में हमारे पास होती है 4 बाइट्स, ये तो हमें पहले से पता है। और फिर लॉन्ग इंट में भी एक डिफरेंट रेंज लिखी हुई है कि भाई अगर वो लॉन्ग इंट में हम बेसिकली कह रहे हैं कि साइंड है वो, तो वो कितनी वैल्यू की रेंज स्टोर कर सकता है, ठीक है। और लास्ट हम ये देखेंगे कि भाई जो अनसाइंड है इंट, और वो भी अगर 2 बाइट्स का है, तो वो उसके अंदर कितनी जो है ना वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब इन सारों को हम एक एक करके देख लेते हैं और देखते हैं कि ये रेंजेस आई किस तरीके से हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिखी हुई थी इंट की या शॉर्ट इंट की। इसके लिए हमने ये लिखा हुआ था कि इंट या शॉर्ट इंट जो कि है इसके अंदर नंबर ऑफ बाइट्स वो 2 होती हैं, ठीक है। तो हम पहले इधर लिख लेते हैं कि इधर इसके अंदर जी नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है। नंबर ऑफ बाइट्स अगर 2 है हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है हमें ये पता है कि एक बाइट जो कि है वो 8 बिट की होती है, तो 2 बाइट्स जो कि हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स 16 हो जाएंगी। अच्छा, अब हमें ये भी नोन है कि हम अभी डील कर रहे हैं शॉर्ट एंड के साथ, या आप इसको कह लें, इधर मैं लिख लेता हूँ कि शॉर्ट इंट है, या आप इसको समझ लें कि ये सादा इंट है। और बेसिकली हमें ये पता है कि ये अभी हम बात कर रहे हैं कि साइंड वाले की, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही साइंड होता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि भाई जब नंबर ऑफ बिट्स इतनी है तो ये साइंड भी है, तो एक बिट हमें ये पता है कि पहली वाली बिट होती है साइंड। तो अगर पहली बिट साइंड होती है तो टोटल हमारे पास 16 बिट्स हैं। तो डेटा के लिए हमारे पास कितनी बिट्स रह गई, जो कि आपने नंबर स्टोर करवाना है, या फिर आप डेटा की बिट्स कह लें या फिर नंबर की बिट्स कह लें, कि उसके लिए कितनी रहेगी जो साइन के अलावा बाकी का नंबर है। उसके लिए हमारे पास रहेगी 15, क्योंकि एक बिट जो कि है आपने साइन के लिए यूज़ कर ली, तो साइन के लिए मैं कहूँ कितनी बिट यूज़ हुई, तो आप कहेंगे कि एक बिट यूज़ हो गई। टोटल देखें 16 ही है। अच्छा, तो हमारे इसका मतलब है कि अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं 15, जो जिसके अंदर के मैं डाटा को स्टोर करवा सकता हूँ। अब चूंकि मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स जो के हैं वो 15 है, तो डाटा जो उसमें मैं स्टोर करवा सकता हूँ वो हमें पता है कि 2 की पावर 15 होगा। अब 2 की पावर 15 हमारे पास आ जाती है, अगर आप अपने कैलकुलेटर्स में निकाल लें तो होगा 32768। तो इसका मतलब है कि 32768 नंबर्स जो के हैं वो मैं स्टोर करवा सकता हूँ 15 बिट्स में, ठीक है। अब लेकिन एक नंबर तो मेरे पास है 0, ठीक है। अब मैं 0 से जब चलूंगा तो फिर एक नंबर लास्ट जो रेंज है उसमें कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब कि साइन की बिट अगर मैंने ऐसी रखी हुई है कि मैं पॉजिटिव नंबर्स बता रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पॉजिटिव नंबर्स में मेरे पास आ जाएंगे कि 0 से लेके 32767 तक जो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। और अब नेगेटिव साइड के लिए मैं फिर अब साइन की बिट चेंज कर दूंगा, और अब मैं नेगेटिव नंबर्स बताऊंगा। अब उसमें जो कि है 0 इंक्लूड नहीं होगा, तो फिर मैं कहूंगा कि भाई वो 32768 नंबर्स आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई -32768 से लेके आप -1 तक कह लें कि नंबर्स आ सकते हैं। तो इसको मैं अगर कंबाइन करके लिखूं, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये रेंज जो भी हमने निकाली है, तो इसको कंबाइन करके अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि जो इंटीजर की डाटा टाइप में हमारे पास शॉर्ट इंट या इंट है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो रेंज है नंबर्स की वो है -32768 से लेके 32767 तक। अब आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी जो रेंज बताई हुई थी वो यही थी इस जगह के ऊपर, कि भाई ये -32768 से लेके +32767 तक जाती है, ठीक है। इसी तरह अब हम लॉन्ग इंट की भी रेंज निकाल सकते हैं। तो अब लॉन्ग इंट की हम रेंज निकाल लेते हैं। तो लॉन्ग इंट के लिए हमारे पास अब चेंजेस क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हम वो चेंजेस कर लेते हैं। लॉन्ग इंट में नंबर ऑफ बाइट्स कितनी होती है, लॉन्ग इंट में होती है जी नंबर ऑफ बाइट्स हमारे पास 4,
ठीक है। अब तो इधर नंबर ऑफ बिट्स जो होंगी, टोटल नंबर ऑफ, वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास आ गई 32। अब 32 में से साइन की बिट तो एक ही होगी जिस तरह पहले हमने कहा था, और जो नंबर ऑफ बिट्स जो बाकी डाटा के लिए रह जाएंगी साइन छोड़ के, वो हमारे पास रह जाएंगी कि 31 बिट्स डाटा के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरे पास जो अब एंट्री आएगी कि जितने एक साइन के साथ मेरे पास नंबर स्टोर हो सकते हैं वो है 2 की पावर 31। और 2 की पावर 31 जो है वो किसके इक्वल होती है, वो अगेन आप अपने कैलकुलेटर्स पे देखें, वो आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 31 इज 2 1 4 7 483 648। ठीक है। अब डेफिनेटली अगेन हम उसी तरीके से चलेंगे कि भाई पहले हम ये देखेंगे कि भाई हमारे पास अब जो है ना जीरो भी होगा, तो चूंकि हमारे पास जीरो भी होगा तो एक तो इसमें से नंबर जीरो ले जाएगा, इस वजह से जो हमारी मैक्सिमम रेंज है उसमें से एक नंबर -1 हो जाएगा। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि भाई जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं उसमें हम कह सकते हैं कि 0 से लेके 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7 तक हम जा सकते हैं। और नेगेटिव वाले नंबर्स पे अब जीरो नहीं है, तो जितने ये वाली वैल्यू लिखी हुई है इतने की होंगे। तो हम कहेंगे कि भाई -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 से लेके -1 तक जो है ना नंबर्स आ जाएंगे। और इसी रेंज को अब मैं कलेक्टिवली लिखूंगा कि जैसे हमने लिखी थी ये इंटीजर्स के लिए। तो इसको हम कलेक्टिवली अगर निकालें तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये रेंज हमारे पास बन जाएगी -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 से लेके 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7 तक। और अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमने जब कहा था तो वो रेंज कितनी थी, तो वही है -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 से लेके -2 1 4 7 4 8 3 6 4 7 तक। लास्टली हमारे पास आ जाता है अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट जो है ना वो तो वो है बहुत ही आसान है, उसको भी हम अभी निकाल लेते हैं और देखते हैं कि भाई अनसाइंड इंट किस तरह होगा। अनसाइंड इंट में अभी इसी पे हम चेंज करते हैं अब अनसाइंड इंट के लिए। तो अनसाइंड इंट के लिए हमारे पास ये है कि हम ये देखेंगे कि भाई जब अनसाइंड इंट है तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स उसमें हमें पता है कितनी होंगी। टोटल नंबर ऑफ बाइट्स है हमारे पास अनसाइंड इंट के अंदर 2। ठीक है। तो नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी कि 2 × 8, और 2 × 8 हमारे पास आ जाएगा 16। अब ये वाली जो चीज़ हम साइन के लिए करते थे कि भाई साइन की एक बिट चली जाएगी, वो वाला काम नहीं होगा। जब साइन वाले में एक बिट नहीं जाएगी तो जितनी टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं जो कि डाटा के लिए यूज होंगी वो वही होंगी जितनी टोटल नंबर ऑफ बिट्स वैसे हमारे पास, तो ये 16 ही आ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब डाटा के लिए जो बिट्स हम यूज कर सकते हैं वो हमारे पास 2 की पावर 16 हो जाएंगी। और 2 की पावर 16 अब अगर हम निकालें तो वो हमारे पास आ जाता है 6 5 5 3 6। अब एक मैं जैसे पहले भी हमने कहा था कि भाई इनमें से एक जो है वो हमने यूज करनी है जीरो के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज जो गए 6 5 5 3 6 हो सकती है ना, तो अगर हम जीरो को भी इंक्लूड करेंगे तो हम लिखेंगे कि भाई जीरो से हम शुरू करेंगे, तो जीरो से लेके हमारे पास नंबर आ सकते हैं 6 5 5 3 5 तक। तो एक जो इसमें से एक जो माइनस हुआ वो इस वजह से कि एक यहाँ पे हमने जीरो को ऐड कर दिया है। अब यही आप रेंज इसकी देख लें यहाँ पे, तो इसमें आप आगे जब रेंज देखते हैं तो यही रेंज निकली हुई है कि भाई जीरो से लेके 6 5 5 3 5 तक आप अनसाइंड में नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो रेंजेस इसमें जितनी भी लिखी हुई हैं इनको याद करने की जरूरत नहीं है। इन सारों को आप बड़ी आसानी के साथ अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप निकाल सकते हैं। और वैसे भी आपको पता भी होना चाहिए कि भाई ये किस तरीके से ये रेंजेस निकली हुई हैं, कि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अगर एक लॉन्ग इंट है तो उसके अंदर क्या रेंज जो है ना वैल्यू स्टोर हो सकती है, और वो किस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई इतनी वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो खैर ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, ये आपको नॉन होनी चाहिए कि ये किस तरीके से ये निकालते होते हैं।